एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं राजनीति शास्त्र में संघात्मक शासन व्यवस्था, आज हमारा 4th पार्ट है जो आपके चैप्टर का आज लास्ट पार्ट है। तो आपका एक टॉपिक है संघात्मक शासन व्यवस्था किस तरह राष्ट्रीय एकता में सहायक होती। क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में किस तरह सहायक होती है। यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पे अब हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कितने आते हैं? तो 28 राज्य आते हैं। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया, इसलिए अब क्या हो गया 28 राज्य आते हैं। भारतीय संविधान निर्माता कहता है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तभी उसी समय वहाँ के जो निर्माता थे, जो भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको आभास हो गया था कि भारत में क्या करना होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारत के विभिन्न समुदायों के लोगों को क्या रखा जा सकता है, खुश रखा जा सकता है। भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान एक खास चीज है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि संघ का मतलब कहता है एक संगठन है, लेकिन इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया? राज्यों का संघ कहा गया। क्या किया गया है? प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि क्या है, राज्यों का क्या है, बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है। कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा ही भारत के विभिन्न, कहता है भारत में क्या है, जैसे यहाँ की बोली मतलब बहुत विविधता देखने को मिलता है, नहीं आपका रहन सहन एकदम अलग है, स्थान अलग है, भाषा अलग है, जाति अलग है, नहीं हर चीज भारत में क्या है, विविधता वाला देश। आप देखिएगा भारत को क्या कहता है, विविधता वाला देश कहा जाता है। यहाँ पे भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़ा अलग है, हर चीज़ एकदम से अलग। आप कन्याकुमारी से अगर जम्मू कश्मीर तक जाइएगा तो आपको एकदम से पूरे भारत का हर चीज़ आपको अलग ही देखने को मिलेगा, हर चीज़। कहता है भारत के विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के अलग होने पर क्या है, अलग होने पर भी सभी क्या है, मिलकर रहते। तो मिलकर रहने का क्या प्रकार है कि ये कैसे मिलते हैं? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा ही क्या किया गया है कि सत्ता के शक्तियों को हर क्षेत्र, हर संप्रदाय के रूप में क्या है, बांटा गया है। कहता है इन लोगों के भावनाओं का बराबर ख्याल रखा जाता है। मतलब क्या है कि जो भारत के जो समुदाय के लोग हैं उनके भावनाओं, उनकी शक्ति को, उनकी सभ्यता को, संस्कृति को क्या है, उनको ख्याल रखा जाता है। जैसे भाषा की नीति याद कीजिएगा, जैसे तमिल के लोग क्या हुए थे कि नहीं, जो भारत के दक्षिण के लोग थे वो चाहते थे कि नहीं अंग्रेजी को क्या है नहीं हटाया जाए। तो क्या है, भारत संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत क्या कहा है कि नहीं अंग्रेजी को हम क्या करेंगे, मान्यता के रूप में मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से मिलाने के लिए पुरजोर काम किया था। कहता है ख्याल रखा जाता है। इस तरह संघात्मक शासन भारत की क्या है, इस तरह संघात्मक शासन राष्ट्रीय एकता में क्या है, सहायक है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आपको बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे जो राष्ट्रीय एकता में सहायक का काम करे। जैसे आरक्षण का मुद्दा है, नहीं कि जो बहुत पिछड़े वर्ग है, जो जिनकी बहुत संख्या कम है, उनके लिए क्या संघात्मक शासन व्यवस्था में उनको चुनाव में लड़ने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया जाता है, उनको आरक्षण दिया जाता है। मुखिया के चुनाव में भी देखिएगा, अगर छोटा सा स्तर से लेकर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं उनको चुनाव में भाग लेने के लिए क्या कहता है कि महिला आरक्षित सीट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था एक माध्यम था जिसने क्या है, भारत के लोगों को इतना मिला जुला कर रखा है। एक और चीज़ भी है कि जब टकराव होता है, क्या दोनों में अगर टकराव होता है तो उसके लिए क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, मतलब न्यायालय का गठन किया गया है, जो वो क्या करते हैं, उनके समस्याओं को निष्पक्ष होकर क्या करते हैं, सुलझाती है। वो भी क्या है, वह स्वतंत्र है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने में क्या है, सबसे सक्षम है। क्योंकि भारत क्या है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर लोगों की भावनाओं का ख्याल रख पाना दूसरों के लिए कठिन होता था, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, ये पूर्ण रूप से क्या है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आज हर पंचायत, हर स्तर पर क्या है, सरकार का कोई ना कोई अंग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो भी कहाँ पे हो पाया, तो ये भी संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा ही हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है कि पूर्ण रूप से क्या करते हैं, भारत की एकता को बनाए रखने में क्या है, सक्षम है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम इसको नोट कर लेंगे। अब आपका जो टॉपिक कह रहा है आपका
भारत में क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, मतलब क्या है कि भारत में क्या था कि सत्ता को सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांटे थे। क्या है, पहला केंद्र था और दूसरा क्या था, राज्य था। लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है कि हर स्तर पर सरकार का गठन, क्या है, हर स्तर पर सरकार का गठन किया जाना। इसके लिए क्या है, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत का जो संविधान है या भारत की जो सरकार है वो किन के लिए काम करेगी, तो जनता के लिए काम करेगी। क्या किसके लिए काम करेगी, तो भारत की जनता के लिए काम करेगी, वो भी किस रूप से, तो कल्याणकारी रूप से। तो कल्याणकारी रूप से मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य, हर क्या है कि हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा देश है और हर देश में क्या है कि छोटा से छोटा स्तर पर सरकार की योजनाएं, उनके लाभ को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए क्या किया गया, एक पंचायती राज समिति का गठन, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। इनको कहा जाता है कि एक थे बलवंत राय मेहता। क्या है, बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में सबसे प्रथम बार क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बतलाया गया था कि आप पंचायती राज व्यवस्था को क्या कीजिए, लागू कीजिए। इसके तहत क्या किया है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत, क्या है, 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके तहत क्या है, 3 स्तरों की सरकार की गठन की गई है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रखंड, जिला एवं ग्राम। क्या है, प्रखंड, जिला एवं ग्राम का, कि इन तीनों चीज पे, चाहे नगर में क्या है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, और एक है नगर निगम में, क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की स्थापना की गई। इसका अर्थ समझ जाएंगे, इसका अर्थ समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कि देखिए, सरकार क्या दिया गया कि आपकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, क्या है, जो सरकार की जो बड़ी प्रोजेक्ट होती है, उन्होंने बताया कि आप जो सरकार वो छोटे छोटे योजनाओं को आप ना देखें, बल्कि कौन देखेगा, आपके स्थानीय स्तर के सरकार क्या होंगे, देखेंगे, और बड़ी योजना क्या होगी, सरकार देखेगी। जैसे अभी मान के चले कोरोना का समय था, तो नीतीश कुमार क्या है बोले कि हर गांव में क्या होना चाहिए, सैनिटाइजर बंटना चाहिए या मास्क बंटना चाहिए। तो नीतीश कुमार इतना तो सक्षम नहीं है कि हर जगह जाकर दे, तो उन्होंने क्या किया कि गाँव के जो प्रतिनिधि है, जैसे मुखिया हैं, नहीं जैसे नगर पंचायत के होंगे, नगर निगम के होंगे, तो उनके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से सभी जगह लागू कराया है। तो यही क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है, सत्ता की विकेंद्रीकरण की व्यवस्था क्यों की गई कि सरकार की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसे क्या हो कि आसानी से सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। वही किनके माध्यम से, तो जनता के प्रतिनिधि क्या करेंगे, उस काम को संपन्न करेंगे। लेकिन उस कार्य को कौन देख रेख करेंगे, तो सरकार के प्रतिनिधि, क्या है, सरकार के जो प्रतिनिधि होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो देख रेख करेंगे। लेकिन इसको काम कराएंगे कौन, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जैसे आप मुखिया हैं, चाहे जिला परिषद है, चाहे नगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं, उन सभी के माध्यम से यह काम क्या होगा, कराया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेंगे हम लोग, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। अगला जो टॉपिक कहता है भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, हम तो इसके बारे में बता चुके हैं। तो कहता है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को मूल रूप देने के लिए पंचायत राज की स्थापना की गई है। एक बात है आपका, जिसे एक चीज पूछता है आपको, कहता है पंचायती राज की व्यवस्था को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विकेंद्रीकरण, क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण को क्या है, मजबूत बनाने के लिए क्या किया था, पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में कहता है भारत सरकार ने, क्या है, भारत सरकार ने बलवंत राय, क्या ये सब याद होना चाहिए आपको, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी। क्यों की थी, जिसमें जिसमें भारतीय लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने पर क्या दिया था, बल दिया गया था, और इनके माध्यम से क्या चीज का स्थापना किया गया था, तो पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कहता है पंचायती राज स्थापना का मुख्य क्या, कहता है पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कहता है इसका मुख्य कार्य क्या था कि सरकार को अपने कुछ कार्य से क्या होना था, कार्य एवं उत्तरदायित्व से क्या होना था, उनको मुक्त होना था। वो चाहते थे कि जो छोटे कार्य वो क्या है किसी और आदमी को दें, और जो बड़े कार्य वो हम क्या करें, खुद करें, मुक्त होना चाहते थे। और वो उच्च कोटि की योजनाओं पर क्या है, काम करना चाहते थे, मतलब काम करती थी, मतलब क्या है, वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे राष्ट्रव्यापी के स्तर के हों, तो वो चाहते थे कि उन योजनाओं पे काम करे। जो छोटे स्तर के हैं तो उन पे कौन काम करे, तो जो निम्न स्तर के पंचायती या छोटे छोटे स्तर के जो स्थानीय स्तर के सरकार है वो
काम करे, इसलिए क्या है पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब कहता है राज्यों की उच्चतम इकाइयों से ग्राम का अटूट संबंध हो, इसलिए प्रखंड और जिला में क्या है कि जो राज्य होते क्या है, जो राज्य हैं या जो नगर के हैं उनका संबंध क्या हो, ग्राम से, क्या जिला एवं प्रखंड से हो, इसलिए क्या है पंचायती राज की स्थापना की गई। आप देखिएगा तो आपका जो मुखिया है, जिला परिषद है, इन सभी क्या होता है, इन सभी कोई ना कोई संबंध स्थापित रहता है। तो उनमें क्या है कि एक कड़ी के रूप में वो क्या करते हैं, जैसे कड़ी के रूप में वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो क्या है इनकी स्थापना की गई। अब कहता है एक चीज याद रहेगा, कहता है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार, कहता है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्था, कहता है शहरी संस्थाओं को क्या है 3 रूप में बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। कहता है ध्यान रहे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर निगम के, इनके बाद में पंचायती राज व्यवस्था जो है मुखिया, जिला परिषद, आपका नगर निगम के नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इनका वार्ड, इन सभी के बारे में हमको जो अगला चैप्टर है उसमें इनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है। तो आपका जो चैप्टर है संघात्मक शासन व्यवस्था, यह क्या है आज समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर देंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार ये कर देंगे जरूर मेरे लिए।